Hello everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome you once again Science and Classes. आज मैं आपको यूपी बोर्ड में क्लास 10 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले 2026 में बताते हैं, ठीक है। आप जो है बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कल आपका बोर्ड का एग्जाम है साइंस का क्लास 10 के आपके 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ मैं, जिससे आप प्रिपेयर कर लेंगे और आपके बोर्ड में आएंगे। क्लास 10 साइंस के पेपर, और जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इससे पहले आपको बायोलॉजी पूछ जाएगी, बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे आपके 30 मार्क्स के, ठीक है, 30 मार्क्स। और उसके बाद आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है, हिस्ट्री का क्वेश्चन, फिर बायोलॉजी हो रहा है आपका, फिजिक्स, ठीक है। इस टाइप से, और पैटर्न आपका क्या होगा, पैटर्न आपके पहले फिजिक्स के क्वेश्चन, फिर इसके बाद फिर आपके बायोलॉजी, ये पैटर्न है। पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। यूपी बोर्ड के हैं ये, और 70 मार्क्स है आपका थ्योरी के, और 30 मार्क्स किसके हैं आपके प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है। तो मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले आप बायोलॉजी से देखिए, उसके बाद आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा। तो पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, मेंडल के नियम के तीनों नियम आपको लर्न करके जाने पड़ेंगे। मेंडल के तीनों नियम, और जैसा आप जानते हैं कि मेंडल के आपके 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या होगा, अप्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, ठीक है। और तीसरा आपका हो जाएगा स्वतंत्र विहुन का नियम, और विहुन का, ये तीनों नियम इंपॉर्टेंट है। इस नियम में से आपको एक नियम जरूर आ जाएगा, ठीक है। प्रभाविता नियम और स्वतंत्र अपवहन का, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अप्रभाविता का नियम या से बोलेंगे स्वतंत्र, आप जो बोल सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ठीक है। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, ठीक है। स्वतंत्र अपवहन का नियम, ये तीनों नियम आप बोर्ड में देख के जाएंगे, और आपके तीनों नियम पूछे जा सकते हैं। एक नियम जरूर, प्रभाविता का नियम क्या है, इसमें क्या है कि जब हम दो विपरीत लक्षणों को एक साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे का लक्षण एक समान आ जाता है, संकर पौधे आ जाते हैं। प्रभाविता का नियम, ठीक है, कि जब हम
दो विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे समान होते हैं। जैसे आपने लिया प्रभाविता का नियम में आपने लिया कैपिटल T और स्मॉल t दो विपरीत लक्षण लिए आपने क्रॉस कराया, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल, सभी संकर लंबे पौधे आ गया। संकर यानी प्रभाविता का नियम F1 पीढ़ी में आपके सभी पौधे कैसे हो गए? संकर। तो आप कह सकते हैं कि जब हम दो विपरीत लक्षणों को एक साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे संकर लंबे एक समान काल प्राप्त होते हैं, प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या है? अप्रभाविता का नियम या बोलेंगे पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखेंगे आप पृथक्करण का नियम देखिएगा। पृथक्करण का नियम देखिएगा। इसमें इस नियम के अनुसार जब युग्मक का निर्माण होता है, जब युग्मकों का निर्माण होता है तो जीन के जोड़े किसी एक युग्मक में चले जाते हैं, या बोलेंगे एलील किसी एक युग्मक में चला जाता है। इसे हम आप पृथक्करण का नियम करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी जीन के जोड़े क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, एलील अलग हो जाते हैं जब युग्मकों का निर्माण होता है तब। तीसरा आपका है स्वतंत्र अपवहन का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम। ये स्वतंत्र अपवहन का नियम या इसे बोलते हैं शुद्धता का नियम, इसे कह सकते हैं शुद्धता का नियम। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक आप विपरीत लक्षण वालों को पौधे लेते हैं, दो या दो से अधिक ले सकते हैं। और लाल कैपिटल वाई कैपिटल आर, दो लक्षण लेंगे आप, दो विपरीत लक्षण लेना आपने, एक कैरेक्टर ये दूसरा ये, एक कैरेक्टर ये दूसरा ये, दो विपरीत लक्षणों को आपको लेना है। तो जब हम दो विपरीत लक्षणों को या दो से अधिक विपरीत लक्षणों को लेते हैं तो उनके बीच में आप क्रॉस कराते हैं तो स्वतंत्र कैरेक्टर आ जाता है, अलग अलग लक्षण आ जाते हैं। इसे स्वतंत्र अपवहन का नियम करते हैं। और इसमें आप क्रॉस कराने पर ये लाल और पीला, लाल और पीला लिया या सफेद पीला भी ले सकते हैं, सफेद और पीला लिया, सफेद और पीला, ठीक है। दो लक्षण आपने लिया है, इसको क्रॉस कराएंगे आप। ये आपका स्मॉल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर अब ऐसे ये ले सकते हैं। स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर, सफेद पीला, दोनों दो लक्षण आपने लिए क्रॉस कराया तो आपको अलग अलग लक्षण आ जाए, स्वतंत्र रूप से अलग अलग लक्षण हो जाते हैं। इसका अनुपात आपको 9:0 आता है, 9:3 ये इम्पोर्टेंट है, याद कर इसको, ठीक है। ये तीनों नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आता है आपका मानव हृदय की संरचना, इंपॉर्टेंट है, मानव हृदय के बारे में देखेंगे। मानव हृदय संरचना कैसी होती है? तो मानव का जो हृदय होता है वो एक पेशीय अंग होता है, ठीक है।
और उसमें जो है उसमें 4 बेसिन होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। ये है ये ठीक है। यहाँ वाल्व लगे हुए हैं। ये चेम्बर बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा चेम्बर होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। बस 4 चेम्बर है आपके, 4 बेस है, ठीक है। नेम चारों का नेम है, ठीक है। ये आपका इधर आपका आ जाएगा बायां अलीम, अलीम बोलेंगे, और ये दायां अलीम, अलीम, और ये नीले नीले, और ये दायां होगा ये भी, और ये बायां नीले, ठीक है। याद कर लेंगे 4 चेम्बर होते हैं, ये आर्टिकुलम और वेंट्रिकुलम, एट्रियम और वेंट्रिकुलम, ठीक है। डायलिम, बायलिम, डायलिम, और ये आपके दरवाजे हैं, कपाट जिसे बोलेंगे आप, कपाट या वाल्व लगे होते हैं, ठीक है। वाल्व की विशेषता है, ब्लड अगर आ गया ऊपर से तो ये फिर बाहर नहीं जा सकता, फिर ये उसके विपरीत नहीं जा सकते। जैसे ब्लड एंटर कर लिया फिर ये बंद हो जाएगी दरवाजे, और ये ब्लड ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा। एक बार आ गया तो फिर पीछे नहीं जाएगा, बैक नहीं, ये आ गया फिर बैक नहीं होगा। फिर ये कहाँ जाएगा आपका लंग्स, लंग्स में से कहाँ जाएगा बॉडी, फिर एक बार आता है इसमें डबल सर्कुलेशन। याद रखेंगे हार्ट में डबल सर्कुलेशन जो बताया गया है कि हार्ट में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, यानी दोहरा परिस्थिति पाया जाता है। हार्ट से ब्लड निकल के फेफड़े में शुद्ध होता है, फिर शुद्ध होकर फिर लंग्स में आपका आता है हार्ट में, फिर पूरे बॉडी को शुद्ध ब्लड बॉडी में जाता है। ये बॉडी आपकी बॉडी में जाएगी शुद्ध ब्लड, ठीक है। तो ये इसके 4 चेम्बर होते हैं, याद कर लेंगे। और इसका हार्ट का क्या पंप, ब्लड को पंप करता है, ये ऑक्सीजन जो है का परिवहन करता है, पूरे शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। ये इसकी बात है। नेक्स्ट देखेंगे आप प्रकाश संश्लेषण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो हरे पौधे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, CO2 और वाटर ग्रहण करते हैं। ये रिएक्शन देख लेंगे आप, क्या रिएक्शन 6CO2 + 12 मोल वाटर, और यहाँ पे सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और यहाँ क्लोरोफिल, हरी पत्ती, ये बना देंगे सर आपका C12H22O11, और प्लस आपका बन रहा है उसमें CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, O2 गैस, O2। ये रिएक्शन है आपकी यहाँ पर आपके 6CO2 मोल आपका ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज, और ये वेपर के रूप में पानी बाहर निकलेगा, जल और ऑक्सीजन गैस रिलीज। ये रिएक्शन है, पूछी जाती है हाई स्कूल में, आप नोट कर लेंगे,
ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपका खाद्य श्रृंखला इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला क्या है, इसे करते हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ये आपके 12th में ही पूछा गया इस बार 2026 में खाद्य श्रृंखला। और जो हमने पहला बताया मेंडल के 3 नियम, उसमें से भी क्वेश्चन आया है 2026 में, अभी 12th में। कल की बात है, कल बायोलॉजी में पूछा गया था क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला का। और ये जो मेंडल के नियम बताए वो भी 2026 कल पूछा गया था ये क्वेश्चन 12th में। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ध्यान देंगे। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला फूड चेन, फूड चेन, फूड चेन क्या है ये जानेंगे। तो एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड करता है, तो वह जीव जिस जीव पर डिपेंड कर रहा है उसके लिए वो हो जाएगा परभक्षी, हो जाएगा प्रीडेटर और प्रे जिसे बोला जाएगा। सपोज दैट हिरन है, ये घासें हैं, हिरन इसको ले रहा है, घास है, हिरन इसको ले रहा है, यानी ये शिकार हो जाएगा, ये शिकारी है आपको। प्रे प्रीडेटर, प्रे हो जाएगा आपका, ये प्रीडेटर है, प्रीडेटर हो जाएगा। ठीक है, हिरन है, इसको कौन ले रहा है, इसको आपको से, ये फूड चेन हो जाएगा। ठीक है, यानी घास से, घास को किसने कहा, हिरन है, हिरन को किसने कहा, से। तो ये फूड चेन है, भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। मानव में पाचन तंत्र का इंपॉर्टेंट है। मानव में पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र, मानव में पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, मानव में पाचन, मानव में पाचन तंत्र देखेंगे। तो इसमें मानव के पाचन तंत्र, इसके अंगों का नाम मैं बता दे रहा हूँ। मानव के पाचन तंत्र का आपको फिगर भी आ सकता है, बना सकते हैं। तो मुख है, मुख माउथ हो जाएगा। दूसरा आपका ग्रासनली, ग्रासनली होगी, मुख हो गया, माउथ, ग्रासनली, फिर इसमें स्टमक आ गया, पेट, एक माउथ, और ये ग्रासनली, इसोफेगस, इसोफेगस, और पेट है स्टमक, स्टमक है चौथा। आप छोटी आंत आ जाएगी, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद से बड़ी आंत, उसके बाद से आपका मलाशय, गुदा द्वार आ जाएगा मलाशय, और लास्ट में आपका गुदा द्वार, गुदा द्वार। इतना प्रोसेस आपको नोट करना पड़ेगा। मुख, ग्रासनली, पेट, छोटियाँ, बड़ी, मलाशय। तो मानव में पाचन तंत्र कैसे हो रहा है, मानव क्या कर रहा है, फूड ले रहा है अपना ठोस। मानव 3 तरीके से, 2 तरीके से अपना फूड ले रहा है, एक ठोस लेता है, एक तरल लेता है। ठीक है, गैस के रूप में कोई फूड नहीं लेता है। हाँ, ऑक्सीजन ले सकता है गैस के रूप में, वो भी इंटर करती है, लेकिन भोजन ठोस और तरल के रूप में ले रहा है। फिर इसके बाद से भोजन अपने मुंह में चबाते हुए कौन सा एंजाइम निकलना, टाइमिंग एंजाइम, याद रखिए टाइमिंग एंजाइम निकलता है माउथ में, भोजन को क्या करता है, तोड़ता है और ग्लूकोज
फिर इसके बाद उसकी ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली से फिर पेट में जाएगा, पेट में पेप्सिन एंजाइम निकल रहा है, पेप्सिन एंजाइम निकलना जो भोजन को पचा रहा है, एसिड निकलता है जो भोजन को डिजॉल्व करेगा, गलाने में मदद करेगा। फिर इसके बाद से आपकी छोटी आंत में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है, सबसे ज़्यादा पाचन में सबसे बड़ी 6 मीटर लंबी है, 6 मीटर लंबी है, और ये 1.5 मीटर याद करेंगे। 6 मीटर लंबी होती है छोटी आंत, ये 1.5 मीटर लंबी है आपकी बड़ी आंत। इसकी बड़ी आंत क्यों कहा था? क्योंकि इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और इसकी लंबाई ज़्यादा है, 6 मीटर लंबी है, सबसे ज़्यादा इसमें पाचन होगा। करीब आपका 97% पाचन ये छोटी आंत में होता है, बाकी 3% पाचन इन सब जगहों पर होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें बड़ी आंत में अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है, पानी का एब्जॉर्बेशन होता है बड़ी आंत में। और फिर इसके भोजन इसमें आते हैं, यहाँ भी अवशोषण होता है, फिर गुदा द्वारा भोजन, अपचा हुआ भोजन बाहर निकाल दिया जाता है, अपचा भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपने देखा मानव में पाचन तंत्र की प्रोसेस है, कैसे आकार पाचन, ठीक है। अब आप श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, देखेंगे उसको। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर देखेंगे। श्वसन और ये इधर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश respiration और ये फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक ही करके दिखा दे रहे हैं आपको। श्वसन किसमें हो रहा है? तो श्वसन जो है, जो भी श्वसन आपके मानव में, ठीक है, मानव और जीव जंतु, जीव जैसे मानव में हो रहा है कैटल्स, यानी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इनमें श्वसन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हर एक प्लांट, यानी ये जंतु जगत में होगा, ये साफ जंतु जगत में हो रहा है, ये पादप जगत में, पादप जगत प्रकाश संश्लेषण हर एक पौधों में ये प्रक्रिया। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका भोजन क्या हो रहा है? भोजन को ब्रेक किया जा रहा है, भोजन ग्लूकोज के रूप में ब्रेक हो जाता है, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। ग्लूकोज के बाद इसमें ग्लूकोज बन गया, इसमें ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए ग्लूकोज का इसमें क्या होगा? O2 ली जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी, O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर, इसमें उल्टा होगा, CO2 ग्रहण की जाएगी और O2 बाहर, ठीक है। याद कर लेंगे, ऑक्सीजन ली जाएगी, CO2 छोड़ी जाएगी, इसमें CO2 लिया जा रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। एक कितने पॉइंट, चौथा पॉइंट आप देख लीजिए, इसमें क्या होगा? श्वसन में आपकी, इसमें आपका ये जो है ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका रिएक्शन हो रहा है,
CO2 प्लस वाटर और इसमें बन जा रहा है आपका ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। और एक और अंतर है, इसमें आप प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसमें श्वसन के लिए आपको क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं, क्लोरोफिल नहीं है इसमें। श्वसन अंग पाए जा रहे, नाक, मुंह, फेफड़ा, नाक और फेफड़े से सांस लिया जा रहा है श्वसन अंग। इसमें आपको क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये अब अगला देखेंगे आप, अलैंगिक और लैंगिक जनन। ये तो प्रकाश संश्लेषण और ये रहा लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर देखिए। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें अंतर देख लेंगे। इसमें अंतर क्या है ये देखिए। फर्स्ट अंतर ये है, इसमें केवल एक ही पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक ही पेरेंट्स चाहिए। सॉरी, लेकिन इसमें माता ने कहा है कि पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, पेरेंट्स यानी माता पिता की जरूरत पड़ती है, पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसमें एक ही पेरेंट्स की जरूरत है, एक ही पेरेंट्स हो, या वो माता हो या एक ही पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं, जाइगोट बनता है, युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें युग्मक नहीं बनते, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। ठीक है, इसमें संतान अपने माँ बाप से अलग हो जाती है। इसमें संतानें में भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता माँ बाप से अलग हो जाएगी। इसमें संतान माता पिता के समान, संतान माता पिता के समान होती है। ठीक है, प्लांट में पाया जाता है लैंगिक जनन, सेम जैसे आलू है, आलू में अलैंगिक जनन है, आलू बोएंगे आप, सेम आलू की जैसा आलू हो जाएगा, तो अलैंगिक जनन है। इसमें ह्यूमन आ जाएगा, गाय भैंस ये सब आ जाएगा। ठीक है, लैंगिक जनन पेरेंट्स है, अलैंगिक पेरेंट्स नहीं। ठीक है, अगला है आप ओजोन परत के बारे में समझेंगे। ओजोन परत क्या है? डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का क्षय क्या है? ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और इसका क्षय कौन कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा इसका क्षय होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा इसका क्षय होता है, क्षय होता है। और हानिकारक गैसों द्वारा, और कुछ हानिकारक गैसें हैं जिसके द्वारा ओजोन लेयर का नुकसान होता है। इससे फायदा क्या है?
ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करती है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें सुरक्षा मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है। जो भी हानिकारक किरणें उनसे ये सुरक्षा प्रदान करती है। और ये ओजोन लेयर होने से नुकसान, ओजोन क्षय से नुकसान, तो ये स्किन कैंसर कर सकती है। स्किन कैंसर के चांस होते हैं। स्किन कैंसर हो सकता है अगर ये किरणें आ रही है हमारे अर्थ पर, तो स्किन कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलो आपने देखा बायोलॉजी के क्वेश्चन, अब मैं आपके फिजिक्स के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। फिजिक्स के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, यह आता है एग्जाम में, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपके 11 से 10, क्लास 10, 11, 12 सब में आता है। ये क्या करता है कि अगर आपने स्थिर ताप पर या आप बोलेंगे भौतिक कारकों को, भौतिक कारक जैसे ताप, भौतिक कारक जैसे ताप को आपने कांस्टेंट रखा, तो बहने वाली जो धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, या आप कह सकते हैं V समानुपाती I। यदि हमने भौतिक कारकों को स्थिर रखा तो बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, और समानुपाती का निशान हटता है तो आपका कांस्टेंट R आ जाए। या आप लिख सकते हैं V बराबर R इंटू, ठीक है, तो I निकालना होगा तो V बटा R, ठीक है। यानी भौतिक कारकों को स्थिर रखा जाए तो बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, ओम्स लॉ करता है। ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे आप ओम्स लॉ। उसके बाद आपका गोलीय दर्पण के लिए सूत्र आ सकता है। गोलीय दर्पण के सूत्र पे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण का फार्मूला का सूत्र, तो आप लिख सकते हैं 1:V + 1/U = 1/F। इस फार्मूले का यूज करें गोलीय दर्पण 1/V + 1/U = 1/F। इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। जहाँ V क्या है आपका? प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब है आपका, U वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी, और F आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी। और इस पे आप वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। U का मान निगेटिव रहेगा हमेशा, ठीक है, चाहे वो आपका लेंस गोलीय दर्पण में आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस, हमेशा जो है U का मान आपको निगेटिव में रखना है। U हमेशा निगेटिव में रहेगा, ठीक है। इस फार्मूले का आप यूज करके इस फार्मूले का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल अगला आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है।
निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोनों बहुत पूछे जाते हैं हमेशा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है और उसका निवारण कैसे करें। निकट दोष और दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और इसका निवारण। निकट और तो निकट में इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसमें निकट दृष्टि दोष में आपके जो निकट है वो दिखाई देगा साफ साफ, दूर का दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। पास की वस्तुएं इसमें साफ साफ नहीं दिखाई देगी। निवारण क्या है, निकट में आपको इस्तेमाल करना है अवतल लेंस का, अवतल लेंस, और आपको दूर दृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस का यूज करेंगे। उत्तल लेंस का यूज इसमें अवतल लेंस का यूज करेंगे और इसमें दूर दृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस का उपयोग। ठीक है, जिससे आपके दोष दूर हो जाएंगे। ये क्या करेगा, दूर की वस्तु को पास लाने की कोशिश करेगा तो हमें दिखाई देने लगेगी और ये पास की वस्तुओं को दूर थोड़ा भेजेगा जिससे हमें दिखाई दे। देखिए ये है निकट का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। और इसमें क्या होगा, इसमें दूर का दिख रहा है लेकिन पास है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करेंगे। इसमें अवतल लेंस का यूज कर रहे हैं, इसमें उत्तल लेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मानव नेत्र। मानव नेत्र का फिगर बनाना है और उसका क्या कार्य है वो बताना है। मानव नेत्र का चित्र और उसके कार्य ये बताने। मानव नेत्र का चित्र और उसके इमेज। ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व और ये आपका इसमें तरफ भरा होगा जिससे आपका चाप तरफ करेंगे। ये आपकी अपवर्तन का नियम। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम। तो देखिए पहला फिगर के माध्यम से बता दे रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें आती हैं और किसी सरफेस पे पड़ती है। ये सरफेस है, इस पे पड़ रही और जैसे ही पड़ती है वैसे ही अपने माध्यम में वापस एक माध्यम से आती हैं और टकराती हैं किसी सरफेस से और पुनः अपने माध्यम में रिटर्न हो जाती है। अरे क्या कर रहे हैं?
तो ये आने वाला प्रकाश आपतित किरण इसे बोलेंगे आप, आपतित किरण, आपतित किरण और ये परावर्तित, परावर्तित, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आने वाली रे इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टिव। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती हैं और किसी सतह से टकराती, खुदरे सतह से टकरा रही है और फिर अपने वापस अपने उसी माध्यम में चली जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन करती है। ये प्लेन मिरर है आपका, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ये पॉलिश वाला मिरर है, आई किरण और अपने माध्यम में वापस चली गई प्रकाश का परावर्तन। और इसके प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही ताल में होते हैं, एक ही ताल में, ताल में। दूसरा पॉइंट ये साइन आई, ये कोण हो जाएगा साइन आई, और यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये दोनों कोण बराबर हैं। आपतित किरण इक्वल टू परावर्तित, कोण आई इक्वल टू कोण आर, और ये होता है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है? अपरावर्तन। साइन आई इक्वल टू साइन आर स्नेल का नियम से बोला जाता है, ये एन अपरावर्तन। तो ये फिगर हो गया और ये इसका नियम ही हो गया। इसी तरह पे ठीक है, अगला देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते हैं ये अंगूठा, ये अपनी तर्जनी, घोड़ा, ठीक है। इसको फोल्ड कर दिया आपने, ये अंगूठा आपका फोर्स बताता है, बल, बल को दर्शाता है, चुंबकीय बल, और ये आपकी क्षेत्रफल दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र, और ये बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, बहने वाली धारा। तो अंगूठा आपका चुंबकीय बल बता रहा, फोर्स, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित कर रही है। चुंबकीय बल को निर्धारित बल ऊपर की तरफ लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये आपके डायरेक्शन या बहने वाली धारा को बताता है। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का, ठीक है। इसको फिगर आपको ड्रा करना पड़ेगा, एग्जाम में अगर आता है, इम्पोर्टेंट है, आप आएगा भी, और इसको आपको ड्रा करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विद्युत मोटर सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली। विद्युत मोटर सिद्धांत, सिद्धांत एवं
कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली, मोटर सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली। इसके बारे में क्या है तो आप इसे बता सकते हैं। विद्युत मोटर सिद्धांत आपका फ्रेमिंग के बाएं हाथ की तरह ही वर्क करता है। और ऊपर की तरफ इसमें किसी कुंडली को आप रखेंगे तो ऊपर की तरफ आपका बल लगेगा, चुंबकीय बल, और तर्जनी आपकी बताएगी चुंबकीय क्षेत्रफल को निर्धारित करेगी। और ये माध्यान उंगलियां हैं वो आपकी विद्युत धारा डिसाइड करती हैं। तो ये कार्य प्रणाली फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर ही आधारित। इसका आंसर ये होगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, हाथ का नियम पर ये आधारित है। ठीक है, जो अभी हमने बताया उसी पर ये रूल लगेगा। ठीक है, इसके बाद आप केमिस्ट्री बता देते हैं आपको। ये 10 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट फिजिक्स के, अब केमिस्ट्री के बता देते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन, केमिस्ट्री में पहला रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जरूर कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या है और इनके उदाहरण लिखिए। जैसे रासायनिक अपक्रिया निम्नलिखित है। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार बताइए। तो रासायनिक अपक्रिया बहुत सारी हैं, जैसे आपके संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, दूसरी आपकी वियोजन अपक्रिया, अपक्रिया, तीसरी आपकी अपघटन अपक्रियाएं, अपघटन अपक्रियाएं, चौथी आपकी विस्थापन अपक्रियाएं, आपकी आक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं, आक्सीकरण और अपचयन, इसमें आपका एकल विस्थापन और द्विविस्थापन, ये दोनों इंपॉर्टेंट, आक्सीकरण तथा अपचयन। ये ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, क्षेपी, ये सब अपक्रिया हैं। इसके बारे में मैं एक एक बता रहा हूँ, पॉइंट ध्यान से आप देखते रहिए। वियोजन अपक्रिया देखेंगे आप और संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया में ऐसी अपक्रियाएं जो दो या दो से अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। इसमें एक खासियत है कि दो अभिकारक मिलकर एकल प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंगल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अपक्रियाएं बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल NH3 अमोनिया गैस बन गई। वियोजन अपक्रिया जस्ट उल्टी हो जाएगी, या एक अभिकारक है और दो या दो से अधिक उत्पादों में वो टूट जाएगा। वियोजन इसमें टूटना, अपघटन होना। 2NH3 इसी को ले लेंगे आप, इसको तोड़ देंगे N2+3H। ये वियोजन अपक्रिया, इसमें क्या होगा, इसमें पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। अपघटन अपक्रियाओं में कई प्रकार के विद्युत अपघटन कराएंगे, उसमें टूटेगा। प्रकाश अपक्रिया भी होगी, जैसे H2+Cl2 2HCl ये बन रहा है, प्रकाशीय क्रिया होती है। क्लोरीन का ऑक्सीकरण होता रहता है प्रकाश की उपस्थिति में, ये क्रिया बहुत लंबी होती है, क्लोरीनीकरण जिसे बोलते हैं। ये क्रिया एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, इसमें क्या होगा, एक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण मैं दिखा दे रहा हूँ। एकल विस्थापन,
एकल विस्थापन। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपने लिए आयरन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया आपने, और भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर है, इसलिए कॉपर आयरन, इसलिए आयरन कॉपर को विस्थापित करते हैं। क्यों? अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील, ठीक है। तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर विस्थापन। तो ये विस्थापन क्रिया है, एकल विस्थापन। द्विविस्थापन का एग्जाम्पल देख लेंगे। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन में क्या होगा, आपने लिया सोडियम सल्फेट, द्विविस्थापन में आयनों का विनिमय होता है, द्विविस्थापन कहलाता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड लिया आपने, और ये बन रहा आपका बेरियम सल्फेट और प्लस नमक 2Na, आयनों का एक्सचेंज होता है और साल्ट और, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे आप। ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, हाइड्रोजन बाहर निकलती है, हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तीसरा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, इसमें कमी होती है, ठीक है। धनात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है और इसमें घटता है, ऋणात्मक अवयव का अनुपात इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपचयन में अंतर है, से याद कर लेंगे। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति है और इलेक्ट्रॉन, या इसमें ये भी होगा, ऑक्सीजन जुड़ता है और O2 बाहर निकलता है, ये याद कर। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, O2 जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, O2 बाहर निकलता है, H2 बाहर निकलता है, H2 ग्रहण होते हैं, H2 जुड़ता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में कम, ऑक्सीकरण संख्या में कम, ये पॉइंट याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप पीएच स्केल। पीएच क्या है और दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पीएच क्या है और उसके दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। पीएच क्या है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग, इसका दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, पीएच क्या है और इसका दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। तो पीएच का पीएच इक्वल टू -log 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी इसका डेफिनेशन देखा जाए तो पीएच क्या है, तो पीएच
किसी भी विलेन की अम्ल और क्षारकता को नापते हैं उसे विलेन का पीएच कहते हैं। पीएच के बारे में सोरेंसन ने इसको डिस्क्राइब किया था। और ये क्या है, पीएच मान वह मान है किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को विलेन का पीएच कहते हैं। ये भी डेफिनेशन निकल के आती है, ठीक है। किसी विलेन का पीएच मान वह मान है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को विलेन का पीएच कहते हैं। तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग हमारे दांतों की पीएच मेंटेन रहनी चाहिए। हम जो है हमारे बॉडी साबुन का यूज़ करते हैं, क्षारीय छाल का यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी अम्लता है तो पीएच बराबर रहती है जिससे इन्फेक्शन नहीं होता है। दांतों की पीएच 5.4 होनी चाहिए, इसलिए हम लोग टूथपेस्ट क्षारीय टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिससे उदासीन बनी रहे और हमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो। हमारी दांत की पीएच बरकरार रहे, इसलिए हम लोग कोलगेट छाल में यूज करते हैं क्योंकि हम लोग की दांत अम्लीय है और अम्ल का यूज करेंगे तो दांत टूट जाएगी। तो ये हम लोग इसका यूज नेक्स्ट कह रहा है आपको आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए। विषय है आयनिक यौगिकों का गुण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, आयनिक यौगिकों का गुण लिखिए। आयनिक यौगिकों का गुण लिखिए, ठीक है। तो आयनिक यौगिक क्या है? ऐसे यौगिक जो अपने धनायन और ऋणायन में विभाजित हो जाते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। और उनकी दूसरी क्या पहचान, आयनिक यौगिकों में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान ज़्यादा होता है। ये दुर्बल बंध नहीं होते, इनमें स्ट्रॉन्ग बंध पाए जाते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल NaCl। NaCl एक आयनिक यौगिक है, इसमें आपके प्रबल बंध पाए जाते हैं, प्रबल बंध पाए जाते हैं क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक ये एक दूसरे को काफ़ी अट्रैक्टिव से बंधे होते हैं, ठीक है। ये कैसा है, इनका गलनांक क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है, इनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रहा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। आप कैसे बेकिंग सोडा बनाएंगे, ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। बेकिंग सोडा बनाने की, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा कैसे बनाएं? तो आप लेंगे, सबसे पहले आप लेना है आपको अमोनिया लेना है NH3, वाटर लेना है H2O, आपको CO2 गैस लेना है और प्लस नमक, ठीक है। और ये बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो आपको बन जाएगा, आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपको बनेगा NaHCO3। NaHCO3 ये बन रहा आपका। और बाकी और जैसे बाहर निकल जाएंगे बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रहा है अयस्क से धातु कैसे प्राप्त करेंगे। अयस्क से धातु कैसे प्राप्त करेंगे। धातु
कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। अयस्क से धातु कैसे प्राप्त करें। तो पहले अयस्क समझ लेंगे। अयस्क क्या है? तो अयस्क वे खनिज पदार्थ होते हैं जिससे कम खर्चे में आसानी से धातु प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। जैसे अयस्क का मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, कॉपर का अयस्क, कॉपर पाइराइट, सबसे अच्छा अयस्क है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट CuFeS2 कॉपर पाइराइट। दूसरा आपका क्यूप्राइट Cu2S, कॉपर पाइराइट क्यूप्राइट, ये कॉपर सल्फेट भी अयस्क हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको प्राप्त कैसे करेंगे? तो पहले अयस्क लेंगे, अयस्क का हम प्राप्त करने की विधि अपनाएंगे। पहले इसको पीस लेंगे, पीस के उसका पहले सांद्रण करेंगे, सांद्रण करेंगे, ठीक है। पहले उसको बारीक पीस लेते हैं, फिर सांद्रण करते हैं, फिर इसके बाद से इसका सांद्रण करने के बाद इसका हम वर्जन करेंगे। इसका अपन प्रगलन, प्रगलन मेल्टिंग, उसके बाद से धातु का शोधन, धातु का शोधन, ठीक है। ये प्रोसेस अपनाएंगे, इसको अपना लेंगे आप। सहसंयोजी अब देखेंगे। सहसंयोजक यौगिक के बारे में देखेंगे आप। सहसंयोजक यौगिक क्या है? सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक यौगिक तो ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ, CH4 मीथेन कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक। कार्बन H और H, ये आपका सहसंयोजक यौगिक। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, सहसंयोजक यौगिक। CO2 ये भी कैसा है? सहसंयोजक अणु। ओजोन सहसंयोजक अणु। सहसंयोजक यौगिक ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। और उदाहरण आपने लिख लिए सारे उसके उदाहरण, बहुत सारे सहसंयोजक यौगिक बहुत सारे। नेक्स्ट देखेंगे आपका साबुन और डिटर्जेंट में अंतर। साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन और डिटर्जेंट। डिटर्जेंट साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है? साबुन क्या है? उच्च वसी ग्लिसरॉल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जैसे C17 H35 सोडियम और पोटेशियम के लवण। सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, ठीक है, साबुन। और ये डिटर्जेंट या कपड़े धोने वाले साबुन, ये आपके जो बचे हुए घटिया किस्म के तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, उनसे ये बने होते हैं, ठीक है। जो भी तेल बेकार के तेल जो होते हैं उनसे ये बने होते हैं डिटर्जेंट। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत खुशबू मिला दी जाती है, अलग से परफ्यूम डाल दिए जाते हैं जिससे इसमें खुशबू आने लगती है। ये भी सोडियम ही है, लेकिन ये घटिया किस्म के तेल के बने होते हैं डिटर्जेंट, ठीक है। इसमें
साबुन जो होता है नहाने कपड़े धोने वाले साबुन आते हैं, इसमें थोड़ी सी अलग से खुशबू परफ्यूम मिला दी जाती है। और इसमें क्या है, इसमें आपके ये एस्टर है, उच्च वसी अम्लों के ये एस्टर होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, तो ये साबुन था और ये डिटर्जेंट। तो ये आपने देखा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है, पहले आपने बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे, फिर इसके बाद से आपने केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा जो बोर्ड में आएगा, और लास्ट में आपने केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे। ये तीनों आपने क्वेश्चन देखे। कल बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और एक भी क्वेश्चन नॉर्मली आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो आप देखिए और इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सभी हाई स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एवरी स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।